नमस्कार दोस्तों। डेली डिफेंस पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू सीरीज के छठे सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि हम उड़ान भरने को पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों, आज के सेशन का पहला सवाल है कि द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। अब यार 25 सेंटीमीटर तो वो डिस्टेंस होता है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसके लिए आंखों से उसकी दूरी होनी जरूरी है उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल होने के लिए, यानी ये फोकल लेंथ नहीं होगा। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि फोकल लेंथ होता क्या है। तो ये जो आपका लेंस है ना, और यहां पे रेटिना है जहां पे आपका इमेज बनता है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है ना, दैट इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, कभी कभी 2 सेंटीमीटर भी होता है। तो इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, यानी 2.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई। अब 2.5 सेंटीमीटर को हम लोग मिलीमीटर में 25 मिलीमीटर लिखेंगे। ठीक है जी। तो एग्जाम में अगर मान लो ऑप्शन मिलीमीटर में आता है तो आप मिलीमीटर में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2.5 मिलीमीटर मत कर देना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बातें समझ में आ गई? गुड। तो एग्जाम में आई का एनाटॉमी या ब्रेन का, इन सब से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार एफकैट में आया था हार्ट से रिलेटेड। ठीक है जी। नाउ लेट अस मूव अहेड। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो, यहां पे इंडियन नहीं पूछा है। ठीक है, तो भारत की आजादी के बाद जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो है इंदिरा गांधी। पहली भारतीय हैं सरोजनी नायडू, लेकिन पहली महिला है एनी बसंत। ठीक है, तो एनी बसंत पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। अब मेरा सवाल यह है आपसे कि सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला गवर्नर भी हैं, यूपी की गवर्नर रही थी, और सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर रही थी, तो सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नर कब बनी, सॉरी प्रेसिडेंट कब बनी? आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताना है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 हो नहीं सकता, 19 भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। 21 तो सस्पेंड नहीं होता है ना, उस आई गेस नहीं, 21 भी नहीं हो सकता। सो ओनली आर्टिकल नंबर 32 इज नोन एज, क्या इसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हो ना अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32। तो आर्टिकल नंबर 32 भारतीय संविधान का हर्ट एंड साउल कहलाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को हर्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह के बुलाया है या डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो एक आम नागरिक को, एक भारतीय सिटीजन को ये राइट देता है कि अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है, ठीक है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक कोई भी आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है, आपकी सुनी नहीं जाती, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसको हमने यूएसए से लिया है दोस्तों, ये जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट का, इसको हमने यूएसए से लिया है। तो आर्टिकल नंबर 32 याद रखिएगा, हर्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ अगला सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट कैसे होते हैं? द पीपल ऑफ इंडिया, द लोकसभा मेंबर्स ओनली, एन इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये जो शब्द है ना इलेक्टोरल कॉलेज, ये आप सुनते ही अपना मन बना चुके हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और ऑप्शन नंबर डी इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या लगता है दोस्तों आपको? तो यार प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा and the elected members of the legislative assembly of state and union territory. There are 28 states and 8 union territories in India as of now. The fundamental duties of citizens were added to the Constitution of India by the, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों, ये 42वें अमेंडमेंट में ऐड हुए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आर्टिकल नंबर 51A में आते हैं, और आर्टिकल नंबर 51A यानी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं
पहले आई गेस कितना ऐड हुआ था, 10 या 11? जल्दी से बताओ कमेंट में। और एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड हुआ, ठीक है, 2001 में। तो 42वां अमेंडमेंट जब हुआ था उसमें आर्टिकल नंबर 51A के अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए हैं? हाँ जी, क्या ये यूएसएसआर से लिया गया है? जल्दी से बताइएगा कमेंट में। तो यार, फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दीज ड्यूटीज आर लिस्टेड इन आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, emphasizing the responsibility of the Indian citizen towards their country and fellow citizens। यानी भारतीय नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, जैसे आपके कुछ राइट्स हैं ना, वैसे ही आपके कुछ ड्यूटीज भी हैं। उन ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इसको 1976 में भारत के संविधान में ऐड किया गया। 1978 में जब 44वां अमेंडमेंट हुआ था उस समय राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला सवाल जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड, RTE दैट वाज पास्ड इन विच ईयर। अच्छा, एक फंडामेंटल ड्यूटी की मैं बात कर रहा था ना इससे पहले, तो 2001 में एक प्रोविजन आया था कि जितने भी भारत में गार्डियन हैं उन सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके घर में अगर 6 से 14 साल के बच्चे हैं तो उनको नियरेस्ट स्कूल में भेजें, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है, और वहाँ पे उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान है। तो ये गार्डियन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर में कंसिडर किया गया, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE जो कि 2010 में इनैक्ट हुआ था, लेकिन ये पास हो गया था 2009 में, ठीक है। दैट वाज इनैक्टेड ऑन 4th of August 2009 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1st of April 2010। सो बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट इनेबल करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years इन इंडिया अंडर आर्टिकल नंबर 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A में ऐड किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों याद कीजिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि राइट टू इक्वालिटी ये तो फंडामेंटल राइट है ही, लेकिन मैंने आपको सिखाया कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, ठीक है। कब? 44th अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। वो जो 76 वाला टाइम था ना, 75 से 77 तक इमरजेंसी चला था 21 महीने का, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। 44वां अमेंडमेंट 1978 में हुआ जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। अब ये कैसा राइट है? लीगल राइट है। आई गेस अब ये आर्टिकल नंबर 300A में आता है। नाउ लेट अस मूव अहेड फ्रेंड्स। तो राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 में हटा दिया गया, अब ये आर्टिकल नंबर 300 में आता है। 44वें अमेंडमेंट एक्ट में इसको हटाया गया था। अगला सवाल है, द टर्म कोल्ड वॉर रेफर्स टू द टेंशन बिटवीन विच टू सुपर पावर्स। ये जो टर्म है कोल्ड वॉर, इट रेफर्स टू द टेंशन बिटवीन विच टू सुपर पावर्स। क्या आपको पता है कोल्ड वॉर के बारे में? पढ़ा है आपने हिस्ट्री में? चलो, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूं। ये जो टर्म है ना कोल्ड वॉर, इट इज यूज्ड फॉर द टेंशंस बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन, जिसको अब रसिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यूएसएसआर 17 देशों का समूह हुआ करता था, अब अलग अलग देशों में टूट गया है। तो कोल्ड वॉर वैसा पीरियड था, इट वॉज अ पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर रेस्पेक्टिव एलीज, ठीक है। साथ ही साथ ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, ये सब आ जाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी 1945 के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो टेंशंस चल रहे थे, दैट पीरियड वाज नोन एज कोल्ड वॉर। सो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव अहेड। व्हिच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। आपको पता है सिटी ऑफ लेक्स के नाम से किसको जानते हैं? उदयपुर, वाराणसी, जयपुर और भोपाल। कैन यू गेस क्या आ रहा है आपके दिमाग में?
जयपुर को तो पिंक सिटी बोलते हैं यार। वाराणसी, ये सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जा सकता है। वैसे सिटी ऑफ टेम्पल्स तो तमिलनाडु में है ना। उदयपुर, राइट, यस एब्सोल्युटली फ्रेंड्स। तो उदयपुर दैट इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। इसको हम लोग सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं ड्यू टू इट्स न्यूमरस इंटरकनेक्टेड लेक्स एंड इन द सराउंडिंग्स ऑफ उदयपुर। उदयपुर में बहुत सारे लेक्स हैं एंड दैट इज द वन रीजन वाई उदयपुर इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन is very important, and that is the doctrine of lapse policy was introduced by which British Governor General in India? Doctrine of lapse क्या है, पता है इसके बारे में आपको? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके बारे में मैंने आपको अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में बताई है। दोस्तों हमारी जो स्पेशल क्लासेस हैं ना, वो डेली फ्री लाइव क्लासेस में आती हैं। दैट इज एट 7 PM एंड 11 PM। 7 PM पे जीएस की क्लास है और 11 PM पे आपकी साइंस की क्लास है। तो इन दोनों क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आना है, वहाँ पे प्रियंक प्रभा सर्च करना है डिफेंस एग्जाम्स के अंदर में, और 7 बजे वाली फ्री लाइव क्लास ज्वाइन कर लेनी है। इन द सेम वे आप 11 बजे साइंस भी पढ़ सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड ये जो पॉलिसी था, इट अलाउज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एनेक्स इंडियन स्टेट हुज रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हायर। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे रूलर्स थे जिनके अपने बच्चे नहीं हुए, तो उनकी जितनी संपत्ति होगी ना, उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक्वायर कर लेती थी। ठीक है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका हो जाता था वो सारा प्रॉपर्टी। अगर राजा का नेचुरल हायर यानी नेचुरली उसके बच्चे नहीं हैं, तो इस केस में नाउ बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में बात करेंगे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी दैट वाज फाउट बिटवीन विच टू फोर्सेस, और ये कब हुआ था? डू यू हैव एनी आइडिया? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हाँ जी, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था दैट वाज बिटवीन राजपूत एंड मुगल्स इन 1576, 1576 में। ठीक है, 57 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था ना। यस, so battle of haldi ghati that was fought in the year 1576 between the forces of Maharana Pratap and Rajput ruler of Mewar, the Mughal empire that was led by Emperor Akbar। तो राजपूत और मुगल्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की 1576 में। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है? तो देखो आपको ये याद तभी रहेगा ना जब आप दूसरे इवेंट से इसको कनेक्ट करते हुए चलोगे। जैसे 1576 के आसपास में और कौन से इवेंट्स हुए थे, तो उन सारे इवेंट्स को आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए और उनको रिलेट करके पढ़िए, तभी ये आपको याद रहेगा। ठीक है, वरना आप बार बार कंफ्यूज होंगे ईयर वाले में। ये ईयर वाले सब भूलते हैं। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बंगाल? देखो बंगाल का सौरो दामोदर को बोलते हैं क्योंकि इसी नदी के कारण वहां पे हमेशा बाढ़ आती है, और बिहार का सौरो कोसी को बोलते हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो सौरो ऑफ बंगाल दामोदर एंड सौरो ऑफ बिहार कोसी नदी। नाउ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है समुद्र शक्ति 23। बायलैटरल एक्सरसाइज है दैट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड समुद्र शक्ति 23। भारत और किस देश के बीच में हुआ है दोस्तों? इंडोनेशिया के बीच में। सो समुद्र शक्ति 23 दैट इज द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। नाउ इसमें INS कावाराती जो कि इंडिजिनसली डिजाइंड है, उसने पार्टिसिपेट करा है इस बायलैटरल एक्सरसाइज में। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आप सभी को देना चाहता हूं, एंड दैट इज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स PDF। करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल है दोस्तों, एंड दैट इज एट नो कॉस्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो आपको करंट अफेयर्स की इतनी तगड़ी PDF बाइलिंगुअल में मिल रही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने की PDF अवेलेबल है। आप इस बारकोड को स्कैन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बारकोड को स्कैन कीजिए और सारे PDFs को डाउनलोड कर लीजिए। यह आपके SSB में भी बहुत काम आने वाला है, NDA, CDS, FCAT और CAPF में भी बहुत काम आने वाला है। साथ ही साथ अगर आप FCAT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्त ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अभी तक अनअकैडमी प्लस का जो सबसे बेस्ट बैच होने वाला है ना, वाई आई एम कॉलिंग इट द बेस्ट, ये आपको इसका कंटेंट बताएगा।
आप क्लासेस इसकी करके देखो, जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेकर के देखो 7 PM की स्पेशल क्लासेस में, वो बच्चे आपको बताएंगे कि ये सबसे बेस्ट बैच क्यों है। तो यार अगर आप एफकैट की तैयारी कर रहे हो, आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आपको अभी से इसकी क्लासेस करनी शुरू कर देनी चाहिए। 22 फरवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 3 बजे से रीजनिंग की क्लासेस होती हैं और रात के 9 बजे जीएस की क्लासेस होती हैं। ये सारे अनअकैडमी प्लस के फ़ायदे हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस आर द बार कोड्स, यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम। और आपको अभी प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? दिस इज द रीजन वाई आई एम सजेस्टिंग ऑन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अभी आप अपने थोड़े पैसे सेव कर सकते हो बिकॉज अनअकैडमी प्लस पे अभी 40% का डिस्काउंट है एंड ये ऑफ़र 29 फरवरी को ख़त्म होने वाली है। मैं आपको एक कोड बताता हूँ जिससे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। वो कोड है LAFLIVE। दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं विद दिस डिस्काउंट ऑफर। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।